हिज़्ब के ठिकानों पर लगाए गए हैं विस्फोटक। आईडीएफ ने एक साथ डेटोनेट किए हैं विस्फोटक और इजरायली धमाकों से पूरा गांव तबाह हो गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल के लेबनान हमले की पहली तस्वीर देखिए। हिज़्ब के ठिकानों पर लगाए गए हैं विस्फोटक। आईडीएफ ने एक साथ डेटोनेट किए हैं विस्फोटक। अमेरिका में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इजराइल पर ईरानी वज्रपात की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया है कि इजराइल पर हमले का समय निश्चित हो चुका है और इस बार का हमला 1 अक्टूबर के हमले से बहुत बड़ा और विनाशक होने वाला है। इसके साथ ही अरब के देशों को ऑपरेशन के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। ईरान के कई मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। ईरान में हलचल बढ़ती देख इजराइल और अमेरिका दोनों स्पेशल अलर्ट पर हैं। देखिए क्या है ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ब्लूप्रिंट और कैसे इजराइल पर हमले करने की तैयारी हो रही है। ईरान पर 26 अक्टूबर को हुए इजरायली हमलों के जख्म सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। ये इजरायली हमलों के पहले और बाद की तस्वीरें हैं जिनमें ईरान में हुए विनाश के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर इससे कहीं ज्यादा विनाशक हमले करने के लिए उसकी सेना तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध घोषित कर दिया है। पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान पर हमले का जवाब निश्चित तौर पर दिया जाएगा। अगर इजराइल युद्ध विराम लागू करता है तो ईरान के हमले की तीव्रता कम हो सकती है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमले निश्चित हो चुके हैं। अगर वो जंग जारी रखता है तो हमले बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। अमेरिकन मीडिया के IRGC कमांडरों के हवाले से रिपोर्ट है कि ईरान पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान ने इजराइल पर हमलों की तैयारी पूरी कर ली है। इसके सबूत ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं। ये ईरानी मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। मिसाइल बेस पर बंकर के करीब मिसाइल के जाने वाले ट्रक नजर आ रहे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का प्रवेश द्वार दिख रहा है। मिसाइल के साइलो और लॉन्च पैड पर हलचल नजर आ रही है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इस बार ईरान ऐसे हथियारों से हमले की तैयारी में है जिनका इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ ही इजराइल पर हमले के मुकाबले ज्यादा तीव्रता वाले वॉरहेड से हमले किए जाएंगे। ईरान की तबरेज मिसाइल बेस पर बड़ी हलचल देखी गई है। तबरेज मिसाइल बेस से मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस पर 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमेन शाह के केनिस्ट कैनियन मिसाइल बेस पर भी 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान ने अरब के देशों को आगाह कर दिया है कि इजरायली हमले का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। आशंका है कि ईरान 5 नवंबर से पहले या फिर 5 नवंबर के बाद इजराइल पर हमले शुरू कर सकता है। ईरान ने मिस्र सहित कई देशों को हमले के बारे में जानकारी दी है। ईरान ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस का तीसरा चरण बहुत जल्द शुरू होगा। इस बार हमले ज्यादा तीव्रता वाले और जटिल होंगे। ईरान ने तय कर लिया है कि 26 अक्टूबर के हमलों का बदला ऐसे हथियारों से लिया जाएगा जिन्हें इजराइल नाकाम ना कर सके। 26
26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर को हुए हमलों का बदला लिया। इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। इजराइल के 80 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। पहले चरण में इनका टारगेट ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल बेस बने। इसके बाद दूसरे, तीसरे चरण में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां और सैन्य बेस पर हमले किए गए। अब ईरान 5 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर सकता है। आशंका है कि इस बार इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान के प्लान के मुताबिक हमले के लिए इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम, एयरबेस पर हमले करेगा। इस बार सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। एक अक्टूबर को भी ईरान ने फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए थे। लेकिन इस बार हाइपरसोनिक हमलों की गिनती बढ़ाई जा सकती है ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक न पाए। इजराइल में इस वक्त 4 तरह के डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। इनमें एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम है। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर पहले ही बहुत ज्यादा लोड है और अमेरिका जानता है कि स्वार्म मिसाइल अटैक को रोकने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त ताकत नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। ईरानी तैयारी और धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों सतर्क हो गए हैं। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में जल, थल और आकाश में पहरेदारी शुरू कर दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के F-35 विमान तैनात हैं। इस कैरियर के साथ अमेरिकी नेवल बेड़े के 16 डिस्ट्रॉयर भी भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर भी इजराइल के आसपास गश्त लगा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अमेरिका के टोही ड्रोन भी सक्रिय हैं, जिससे ईरानी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी नेवी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और हमले ऐसे किए जाएंगे कि अमेरिका भी महाविनाश को रोक नहीं पाएगा। इजराइल के साथ साथ अमेरिका की नेवी पर अगर ईरान हमले करता है तो अरब में एटमी महासंग्राम की शुरुआत होने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। हिजब ठिकानों पर पैदल सेना का यह हमला हुआ है और टैंक से भी हिजब के ठिकानों पर गोलाबारी हुई है। कई टन बारूद भस्म हो गया। लेबनान के कई इलाके गाजा की तरह नजर आने लगे, लेकिन हिजबुल्लाह की हालत हमास जैसी नहीं हुई। हिजबुल्लाह अभी भी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की भारी बमबारी के बावजूद हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंच रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी, हालात उसके उलट है। हिजबुल्लाह ने अक्टूबर में 4 गुना बड़ा हमला किया, इजराइल के एयर डिफेंस को कई बार नाकाम किया और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। लेबनान के कई इलाके खंडहर बन गए, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई। हथियार के गोदाम और कई ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन इजराइल पर हमले नहीं रुके।
नसरल्ला को खत्म कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं झुके। अब इसे इंतकाम कहें या ईरान की नई रणनीति, हिजबुल्लाह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले से भी ज्यादा बलवान हो चुका है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है। हर दिन इजराइल पर घातक हमले हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को संभालना और इजराइल के खिलाफ जंग को जारी रखना ईरान के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन ईरान ने हिजबुल्लाह को बिखरने नहीं दिया और अब उसका अंजाम इजराइल भुगत रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को रोक पाना क्यों मुश्किल है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। जंगली रास्तों पर तेज रफ्तार से चलने वाली बाइक, किसी आधुनिक सेना जैसी वर्दी और हथियार, और जमीन के नीचे लंबी लंबी सुरंगें। यही इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियारों का जखीरा है। चंद सेकंड में जमीन से इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट बरसाने का इंतजाम है। यही वजह है कि हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं हुई। सुरंगों से इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला हमलों से भारी नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन से भी हमले कर रहा है। दावा है कि रूस की तकनीक से बनाए गए नए ड्रोन बार बार इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। रविवार को भी इजराइल में एक ड्रोन धमाका हुआ। वादी एरा इलाके में ड्रोन एक हाईवे के किनारे गिरा, जिसके बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह का एक और ड्रोन भी इजराइल में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर से नष्ट कर दिया गया। यह धमाका जिस इलाके में हुआ वहां इजराइल का एक गैस स्टेशन है। सीरिया से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस सैनिकों पर हमले कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सीरिया से जुड़ने वाले लगभग सभी हाईवे और अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की ताकत में कमी नहीं आ रही। अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक सीरिया से हिजबुल्लाह की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि यह युद्ध गाजा युद्ध से अधिक चुनौतीपूर्ण बन चुका है। गाजा में एक साल में इजराइल को जितना नुकसान हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लेबनान में चंद महीनों में हो चुका है। इजराइल के कई शहरों में भी धमाके हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में भारी तबाही के बीच हिजबुल्लाह के हमले रुकने के बजाय तेजी से बढ़ चुके हैं। अब हिजबुल्लाह पहले से अधिक ताकतवर और घातक हथियारों से हमले कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में लेबनान से इजराइल पर भारी प्रहार हुआ। एक महीने में ही हिजबुल्लाह ने 1158 बार हमला किया। ये हमला पिछले महीनों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। रविवार को भी इजराइल पर हिजबुल्लाह का भारी हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट से इजराइल को दहलाने की कोशिश की। एयर डिफेंस से ज्यादातर हमले नाकाम किए गए। लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। फिर भी दावा है कि तरतुर्क क्रॉसिंग से हथियार की सप्लाई जारी है और इसके अलावा तल कलक क्रॉसिंग से भी हथियार आ रहे हैं। एक नई क्रॉसिंग भी बनाई गई है जिससे ईरान के हथियार लेबनान आ रहे हैं। जूसी यह क्रॉसिंग को बंद करने में कामयाबी नहीं मिली है। ईरान से हथियारों की सप्लाई जारी है और आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में हथियारों की लगातार बरामदगी हो रही है। ईरान और रूस ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की थी। लेबनान में 10,000 से अधिक मिसाइल जब्त की गई हैं।
रूस की हजारों कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल मिली हैं। ईरान की अल्मास एंटी टैंक मिसाइलों की बरामदगी हुई है। इजराइल अब तक हिजबुल्लाह से मिले हथियारों को नष्ट कर रहा था, लेकिन एंटी टैंक मिसाइलों की तादाद इतनी अधिक है कि इजराइल ने मिसाइलों को नष्ट करने के बजाय उसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। हिजबुल्लाह के हथियार से अब लेबनान में ही हमले होंगे। इजराइल एंटी टैंक यूनिट बनाने पर विचार कर रहा है। रूस ईरान के एंटी टैंक मिसाइल से अब हिजबुल्लाह के ठिकाने भस्म किए जाएंगे। हिजबुल्लाह के कमांडर और टॉप लीडर्स के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। इजराइल को फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने ड्रोन यूनिट के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर का नाम अली बरकत था। अली बरकत ड्रोन हमलों की रणनीति बनाता था। अली बरकत क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन से भी जुड़ा था। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को फिर हिजबुल्लाह का एक बड़ा ठिकाना मिला है। हिजबुल्लाह के लड़ाके तो यहां से भाग निकले, लेकिन हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह के पास अब सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। लेबनान में हवाई हमले के दौरान 2 अस्पतालों पर भी बमबारी की गई। इजराइल की सेना अब लेबनान में हमलों को 4 गुना तेज करने जा रही है ताकि हिजबुल्लाह के हौसले को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है इजराइल के नहारिया पर हिज्ब के हमले को लेकर। जानकारी ये कि हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट हमले किए हैं और नहारिया में गूंजे हैं रेड अलर्ट सायरन। गाजा की जंग का विस्तार अब पूरे अरब में हो चुका है और गाजा लगभग समतल हो गया है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के नाम पर बेंजामिन सेना का नरसंहार गाजा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल अपने इस नरसंहार को जायज ठहराने के लिए हर रोज एक नई दलील देता है, जो कुछ समय बाद जांच में प्रोपेगेंडा साबित होता है। इजराइल का ऐसा ही प्रोपेगेंडा सिनवार को लेकर था। इजराइल बार बार ये कहता रहा कि बंधकों को शील्ड बनाकर सिनवार टनल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, लेकिन सिनवार की मौत के बाद इजराइल के ये दावे प्रोपेगेंडा साबित हुए। अब सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने मौत के 3 दिन पहले से ही कुछ खाया नहीं था। इस सच के सामने आने से सिनवार के ऐशो आराम का दावा भी प्रोपेगेंडा साबित हुआ। तारीख 16 अक्टूबर, जगह राफा, गाजा। सोलह अक्टूबर की इस तस्वीर को गाजा कभी नहीं भूल सकता। यह हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो था। यह वीडियो उस ड्रोन में लगे कैमरे से शूट किया गया जिसे इस इमारत में हमास लड़ाकों की टोह लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सिनवार के शव की थी, जिन्हें जारी कर इजराइल को लगा था कि याह्या सिनवार और हमास का अंत हो चुका है। लेकिन अब याह्या सिनवार को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हमास और बाकी प्रॉक्सी संगठनों में नया शक्ति संचार कर दिया है और ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजराइल के सर्वनाश की कसम खा ली है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट में सिनवार पर बड़ा खुलासा हुआ है। इन खुलासों का आधार याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दावा है कि मौत से 3 दिन पहले सिनवार ने कुछ नहीं खाया था, यानी सिनवार मौत से 72 घंटे पहले से भूखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ मौजूद लोगों के भी भूखा होने का दावा है। सिनवार की मौत को लेकर हुए इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार और सेना पर सवाल उठ गए हैं। सवाल उठने की वजह वो दावे हैं जिनके आधार पर इजरायल ने UNRWA को गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने से बैन कर दिया था।
29 अक्टूबर को इजरायली संसद में एक बिल पास किया गया था। इस बिल के जरिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी पर गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने से रोक लगा दी गई, जिसके बाद अब गाजा में UNRWA मदद नहीं पहुंचा पा रहा। दरअसल इजरायल दावा करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों से जो मदद गाजा पहुंचती है उसे हमास लड़ाके आम फिलिस्तीनियों से लूट लेते हैं। और इसी के दम पर वो इजरायल से जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इजरायल ने इस मदद पर बैन लगा दिया है। लेकिन याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो इजरायल के इस दावे को झूठा साबित कर रहा है। याह्या सिनवार की मौत 16 अक्टूबर को हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला था, जबकि इजरायल ने UNRWA की गाजा में मदद पर रोक 29 अक्टूबर को लगाई। सवाल उठता है कि अगर वाकई हमास लड़ाके राहत का सामान लूटते हैं तो याह्या सिनवार 3 दिन से भूखा क्यों था? अब दावा किया जा रहा है कि इजरायल हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर गाजा के बाशिंदों को भूखा मारना चाहता है। ताकि वो हमास लड़ाकों के खिलाफ हो जाएं और जंग में इजरायल की मदद करें। सिनवार को लेकर हुए खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इजरायली सरकार के उस प्रोपेगेंडा पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें उसने दावा किया था कि सिनवार और हमास के टॉप कमांडर सुरंगों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। इजरायल का दावा है कि गाजा में हमास ने कई किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है। दावों के मुताबिक इन सुरंगों को रैंक के हिसाब से तैयार किया गया है। मसलन जितना बड़ा अधिकारी उसके लिए रहने के लिए उतनी ही ज्यादा सुख सुविधाएं। दावा है कि हमास कमांडर्स की सुरंगों के बेहद ज्यादा हाईटेक बनाने की जानकारी सामने आई। यहां उनके रहने और सोने से लेकर खाने पीने तक की हर सुविधा मौजूद होती है। आम लोगों के लिए आने वाली मदद को भी लूटकर यहां छिपाकर रखा जाता था। इजरायली दावों के मुताबिक इन सुरंगों में हमास कमांडर बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। याह्या सिनवार भी फिलिस्तीनियों को भड़काकर ऐसी ही किसी सुरंग में लंबे वक्त से छिपा हुआ था। लेकिन सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सभी दावों को झूठा साबित कर दिया। दावा है कि यह सिर्फ इजरायल का प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन सवाल है कि सिनवार से जुड़ी यह रिपोर्ट सामने कैसे आई? दरअसल इस खुलासे को इजरायल सरकार में नेतन्याहू के बेहद करीबी अधिकारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हाल ही में इजरायली जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी का नाम है एली फेल्डस्टीन। एली फेल्डस्टीन इजरायली सरकार में प्रवक्ता है। फेल्डस्टीन पर कई खुफिया रिपोर्ट लीक करने के आरोप हैं। एली फेल्डस्टीन को नेतन्याहू का बेहद करीबी माना जाता है। अक्सर बड़े इवेंट्स पर वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नजर आते हैं। इजरायल न्यूज एजेंसी वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक एली फेल्डस्टीन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान पर हमले से जुड़े दस्तावेज पहले ही लीक कर दिए थे। बंधक समझौते से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक की। गाजा में IDF ऑपरेशन से जुड़ा सीक्रेट डेटा लीक किया। अब माना जा रहा है कि ईरान तक याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। रिपोर्ट लीक होने की सच्चाई जो हो, लेकिन इस नए खुलासे के बाद हमास समेत दूसरे प्रॉक्सी को नई संजीवनी जरूर मिल गई है। इन संगठनों ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं, खासकर हूती ने। हूती ने ऐलान किया है कि वो रेड सी में इजरायल के हर जहाज को टारगेट करेगा। उसने अमेरिका के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, जो हूती को रेड सी में हमले रोकने के लिए भेजा गया था। प्रॉक्सी संगठन के एक्शन और सिनवार से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद बौखलाए इजरायल ने गाजा में तबाही तेज कर दी है।
ये राफा का वीडियो है जहां इजराइल बुलडोजर और क्रेन के जरिए खंडहर इमारतों को गिरा रहा है। इजराइल ने जबालिया में अपनी काफिर ब्रिगेड को उतार दिया है, जिससे पूरे जबालिया को जल्द से जल्द खाली करवाने का आदेश दिया गया है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास का एक और कमांडर राफात इब्राहिम महमूद मारा गया। दावा है कि यह 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल था। ये गाजा शहर की तस्वीरें हैं। यहां भी इजराइल ने रात के वक्त बमबारी की। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी खोद निकाला है। दावा है कि यहां हमास बम बनाता था। इजराइल के अचानक हमले तेज करने की वजह उसके एक्सपोज होने का डर माना जा रहा है। दरअसल इजराइल को डर है कि इन खुलासों के बाद उसने गाजा में जो बैन लगाए हैं उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका उसे हमले रोकने के भी आदेश दे सकता है। अब इससे पहले कि कोई एक्शन हो, इजराइल गाजा को राख बना देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पुतिन को उम्मीद है कि सरकार बदली और ट्रंप जीत गए तो रूस यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश शुरू होगी। रूस इसी वजह से लगातार जो जानकारी आ रही है, रूस ने पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू की है ताकि समझौता रूस की शर्तों पर हो। पुतिन को डर यह है कि नई सरकार आते ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा सकते हैं। इसकी वजह रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना का आना है। रूस दोनों हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यूक्रेन में एक बार फिर जारी है कब्जे की जंग। रूस की सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। हर दिन नए इलाकों को कैप्चर कर रही है। रूस के इस मिशन की वजह है अमेरिकी चुनाव। अमेरिका में अगर सत्ता बदली और ट्रंप ने चुनाव जीता तो यूक्रेन रूस में समझौता हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि बातचीत की टेबल पर रूस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। रूस ने युद्ध की रफ्तार को तेज करते हुए हमले की रफ्तार बढ़ा दी है और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। युद्ध में रूस ने आधुनिक ड्रोन उतार दिए हैं। क्लस्टर बम से तबाही मचाई जा रही है। रूस ने नॉर्थ कोरिया से सैनिक मांगने के बाद अब फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से मदद मांगी है। यूक्रेन में बहुत बड़ी जीत हासिल करने के लिए सैनिकों की कमी की वजह से कादिरोव को पुतिन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि कादिरोव से 84,000 सैनिकों की मांग की गई है। रूस और चेचन फोर्स के बीच नई डील की गई है। हर महीने रूस ने चेचन फोर्स से 30,000 जवानों की मांग की है। अमेरिका का ये ड्रोन यूक्रेन की नई ताकत बना है। V-BAT नाम का ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ करता है, इसलिए ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन ने अमेरिका से 100 और नए ड्रोन की मांग की है। इस ड्रोन से यूक्रेन रूस के एक बक एयर डिफेंस को भस्म कर चुका है। रूस ने खार्किव में इसका बदला लिया है। खार्किव में सेना के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर मिसाइल के हमले में 30 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने नेशनल गार्ड एकेडमी को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की कोशिश है खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए ताकि अगर अमेरिका के जरिए समझौता होता है तो रूस की सीमा के साथ एक बफर जोन बनाया जा सके।
खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत की कोशिश में है। अमेरिका से नए हथियार आने से पहले रूस यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। दूसरी तरफ डोनेस्क में भी कब्जे का अभियान तेज है। रूसी सेना ने डोनेस्क के एक और इलाके पर कब्जा जमा लिया है। दीपरो के किनारे भी कब्जे की जंग तेज है। रूस की सेना ने मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार रखा है, जिससे यूक्रेन के तमाम गोदामों को नष्ट किया जा रहा है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के पास अमेरिकी या दूसरे देशों से आए हथियारों को रखने की कोई जगह ना बचे। इस दौरान रूस को यूक्रेनी फौज के एक सीमित दायरे में समेटने की भी कोशिश है, ताकि यूक्रेनी फौज को रूसी बॉर्डर से दूर किया जा सके। यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी मजबूत होने जा रहा है। यूक्रेन में हवाई हमले करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के शहरों को खतरा है। रूस को लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के आने के बाद अमेरिका और नेटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिलेंगे। रूस किसी भी तरह अमेरिका में नई सरकार बनने से पहले एक मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात हम करेंगे चीन के उस प्लान की जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समुद्र में हर फ्रंट पर अमेरिका को घेरना चाहता है। इसके लिए ड्रैगन तेजी से अपनी समुद्र शक्ति बढ़ा रहा है। चीन अब ऐसा रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अमेरिका की समुद्र शक्ति को चुनौती देने के लिए चीन छटपटा रहा है। अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ने के लिए ड्रैगन पूरी ताकत लगा रहा है। जिनपिंग अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके वश में है। अमेरिकी नेवी को टक्कर देने के लिए चीन अब नए प्लान पर काम कर रहा है। चीन रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन के इस प्लान का खुलासा प्लैनेट लैब की सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह है वो सैटेलाइट तस्वीर जिससे पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब ने यह तस्वीर 23 अक्टूबर को ली है। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। यह चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। चीन के इस रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका को चुनौती देने के लिए कर रहा है। दरअसल अमेरिका के मुकाबले चीन की समुद्र शक्ति कहीं नहीं ठहरती है। चीन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर सुपर पावर बनना चाहता है। यही वजह है कि वो अपनी नौसेना की शक्ति को अमेरिकी नेवी से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। चीन पहले ही अत्याधुनिक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है जिसका नाम है फुजियान। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर है।
इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में ये अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसकी तुलना में चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका से पीछे रहना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं। यही वजह है कि वो तेजी से एयरक्राफ्ट कैरियर और खतरनाक युद्धपोत बनवा रहे हैं। चीन की ताकत जिस भी दिन अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी, वो सुपर पावर से डरना छोड़ देगा और समुद्र में अपनी विस्तारवादी योजना को नया आकार और प्रकार देगा। भारतीय समय के मुताबिक 5 नवंबर के शाम 4 बजे से अमेरिका में मतदान शुरू हो जाएगा। हालांकि 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी मतदाता अर्ली वोटिंग में मतदान कर चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बाजी टिकी है अमेरिका के स्विंग स्टेट्स पर, जो कभी भी पाला बदलकर जीतने वाले को हरा सकते हैं या हारने वाले को जिता सकते हैं। देखते हैं अमेरिका के सर्वे इन स्विंग स्टेट्स में क्या रुझान दे रहे हैं। एक तरफ रिपब्लिकन्स की ओर से मिस्टर प्रेसिडेंट बनने की रेस है और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की कोशिश है कि मैडम प्रेसिडेंट अमेरिका की सत्ता संभालें। डोनाल्ड ट्रंप द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने का वादा दोहरा रहे हैं। कम में 7 करोड़ 70 लाख मतदाता अपना फैसला दे चुके हैं और 5 नवंबर को जब अमेरिका में मतदान होगा तो सबकी नजर स्विंग स्टेट्स यानी नतीजे बदलने की ताकत रखने वाले राज्यों पर होगी। अमेरिका के चुनाव में ये राज्य बहुत अहमियत रखते हैं। चुनाव वाले राज्यों में ये स्विंग स्टेट किसी भी उम्मीदवार को बना या बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में राज्यों को 3 तरह की श्रेणियों में रखा जाता है। पहले हैं रेड स्टेट्स। इन राज्यों में 1980 से लगातार रिपब्लिकन की जीत हो रही है। दूसरे हैं ब्लू स्टेट्स। इन राज्यों में 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है। तीसरी श्रेणी है स्विंग स्टेट्स। यहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। इन राज्यों में जीत का अंतर बहुत कम रहता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने एरिजोना में केवल 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ये स्विंग स्टेट्स इस बार क्या सोच रहे हैं, किसका पलड़ा इन राज्यों में भारी है, अमेरिका में ये जानने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। 2020 के चुनाव में 10 राज्यों को स्विंग स्टेट्स माना गया था, लेकिन 2024 के चुनाव में 7 राज्यों को ही इस श्रेणी में रखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक नेवादा में ट्रंप के समर्थन में 46% तो कमला हैरिस के समर्थन में 49% मतदाता हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप के समर्थन में 46% मतदाता दिख रहे हैं, तो कमला हैरिस के लिए रुझान 48% नजर आ रहा है। विस्कॉन्सिन में 47 बनाम 49 का मुकाबला है। जॉर्जिया में 47 बनाम 48% पर कांटे की टक्कर है। पेंसिल्वेनिया में दोनों के साथ साथ 48% वोटर नजर आ रहे हैं। मिशिगन में भी बराबर का मुकाबला यानी 47% दिख रहा है। एरिजोना में कमला हैरिस के समर्थन में 45%, तो ट्रंप के समर्थन में 49% मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। इन स्विंग स्टेट्स के वोटों का नतीजों पर बड़ा असर पड़ता है। जॉर्जिया में 2020 में जो बाइडेन को जीत मिली और 1992 के बाद पहली बार इस राज्य में डेमोक्रेट्स को सफलता मिली थी। इस वक्त दोनों ओर के उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने 3 नवंबर को ही रैली की, तो कमला हैरिस ने मिशिगन में रैली की। चुनाव प्रचार का फाइनल फेज खत्म होने को है और अब यही स्टेट्स तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मिस्टर होगा या मैडम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।